Hello students, in this video we are going to discuss physics paper of 26th August 2021 JEE Mains second shift। इस क्वेश्चन में क्या है कि एनर्जी E, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा, ठीक, एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करें, ठीक है, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करें सो दैट इस पार्टिकल की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 75% हो जाए इनिशियल वेवलेंथ से, ठीक। तो न्यू वेवलेंथ जो है वो 75% ऑफ ओल्ड वेवलेंथ, इसका मतलब न्यू वेवलेंथ जो है वो 3/4 लैम्डा हो जाए, ठीक। तो हमें फाइंड आउट करना है इसको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी है। लैम्डा का फॉर्मूला H/mv, ठीक, मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S/2m k काइनेटिक एनर्जी, ठीक। या पहले लैम्डा इज इक्वल टू H/2m e, इतनी एनर्जी है पार्टिकल के पास। नेक्स्ट टाइम जो है वो हो गया लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू H/2m e डैश, ठीक। और दोनों को डिवाइड कर दें तो H और H कैंसिल। हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस तरह से आएगा E डैश अपॉन E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश स्क्वायर, E डैश इक्वल टू, अच्छा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, यहां से हम बोल सकते हैं लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश की वैल्यू जो है वो 4/3 के इक्वल। दिस गिव्स अस E डैश इक्वल टू 16/9 E, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E प्लस 7/9 E। तो पहले ही पार्टिकल के पास एनर्जी E थी। This is the amount of extra energy that should be supplied to the particle so that its de Broglie wavelength becomes 75% of initial value। इस क्वेश्चन में एक रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर जो है वो -10 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वर्क करता है, ठीक। अच्छा, वर्क डन बाय रेफ्रिजरेटर इज 35 वाट, या पावर कंजम्पशन की रेट है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड Q एक्सट्रैक्टेड या फिर Q कोल्ड, ठीक। अच्छा, यहाँ पे दो टेम्परेचर्स हैं, है ना, इसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर हॉट एंड दिस इज टेम्परेचर कोल्ड। टेम्परेचर कोल्ड को ऐसे लिख सकता हूं 263 केल्विन। टेम्परेचर हॉट इसको हम लिख देंगे 273 प्लस 25 298 केल्विन, ठीक। रेफ्रिजरेटर के लिए जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, वर्क डन बाय रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम कोल्ड सोर्स मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर हॉट अपॉन टेम्परेचर कोल्ड -1, ठीक। तो ये कितनी रेट से वर्क परफॉर्म कर रहा है, 35 वाट जूल पर सेकंड बोल सकते हैं, इक्वल टू Q एक्सट्रैक्टेड। टेम्परेचर ऑफ हॉट 298 डिवाइड बाय 263 -1, यहां से हमारे पास Q एक्सट्रैक्टेड, इसकी वैल्यू आएगी 263 वाट और वी कैन से 263 जूल पर सेकंड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक पेंडुलम है और उसकी लेंथ अगर हम 0.1% इंक्रीज कर दें तो एक कंप्लीट डे में 24 आवर्स में उसका जो टाइम है उसमें क्या चेंज आने वाला है, ठीक। तो सिंपल पेंडुलम है
ठीक है, और उसके लिए जो चेंज इन लेंथ है दैट इज इक्वल टू 0.1%। ठीक, अच्छा, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड 2π√L/g, इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा L अपॉन L, क्योंकि g एंड 2π दोनों कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक, अच्छा, तो हमें डेल्टा L अपॉन L ये गिवन है। ठीक है, टाइम भी गिवन है, 1 डे 24 आवर्स। डेल्टा टी वी हैव टू फाइंड, डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा L अपॉन L 0.1% मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ये हमने टाइम लिख दिया सेकंड्स में। 1 डे इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई 24, 86,400 सेकंड्स। तो डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी 43.2। ठीक, सिंस हमने लेंथ जो है वो इंक्रीज की है, ठीक, तो टाइम पीरियड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, ठीक है, तो जो क्लॉक है या पेंडुलम क्लॉक है वो पीछे रह जाती है। इस क्वेश्चन में 4 नॉर गेट गिवन है, ठीक है, और हमें जो है वो फाइनली आउटपुट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एक बार पहले देख लेते हैं कि नॉर गेट जो है उसकी ट्रुथ टेबल या आउटपुट जो है वो कैसा होता है। तो नॉर गेट जो है उसमें जब A एंड B बोथ आर 0 आउटपुट इज 1, रेस्ट ऑल केसेस आउटपुट इज 0। ठीक है, ये होता है नॉर गेट। तो क्वेश्चन जो है इसमें हमें 4 नॉर गेट गिवन है। ठीक, तो डायरेक्टली तो हम लोग देख के आउटपुट जो है वो बता नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे जो इस गेट से आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम बोल देते हैं y1, इस गेट से जो आउटपुट आएगा उस गेट को बोल देते हैं y2, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है उसको हम बोल देते हैं y3। ठीक, फिर हम बोल सकते हैं a एंड y1 आर इनपुट फॉर दिस गेट, b एंड y1 आर इनपुट फॉर दिस गेट। फाइनल जो नॉर गेट है उसके लिए y2 एंड y3 इनपुट हो जाएंगे और y उसमें आउटपुट। y1 गेट देखते हैं। y1 गेट जो है उसके लिए a एंड b बोथ आर इनपुट्स, तो इसकी ट्रुथ टेबल बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही हो जाएगी 1 0 0 0। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं y2 गेट। y2 गेट जो है उसके लिए y1 और a इनपुट है। ठीक, y2 के लिए a एंड y1। ठीक, नॉर गेट, तो 0 1 0 0 1 0 1 0। ठीक, नॉर गेट का आउटपुट 1 होता है इफ बोथ इनपुट्स आर 0 ना, बाकी सारे केसेस में उसका जो आउटपुट है दैट विल बी 0। ठीक, अब देखते हैं y3। y3 जो है उसमें b और y1, b और y1, y3 के लिए b और y1 इनपुट है। 0 1 0 1 0 0 0 1 0
लास्ट जो नॉर गेट है उसके लिए Y2 Y3 ये दोनों इनपुट हैं। ठीक, चेक करते हैं Y2 Y3 इनपुट 0 और 0 1 1 और 0 0 0 और 1 0 0 और 0 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास फाइनल आउटपुट या ट्रुथ टेबल। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन ए बल्ब। जो बल्ब है उसकी रेटेड पावर है 500 वॉट एंड वोल्टेज रेटिंग है 100 वॉट। ठीक, इसका मतलब जब बल्ब के अक्रॉस 100 वोल्ट होगा तो पावर विल बी इक्वल टू 500 वॉट। ठीक, एक सप्लाई हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट। ठीक है, और वी हैव टू कनेक्ट ए रेजिस्टेंस विद दिस बल्ब इन सीरीज सो दैट पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 500 वॉट। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, 200 वोल्ट की सप्लाई है, बल्ब को भी हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दें, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज बल्ब। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बल्ब के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें सो दैट इसमें पावर जो है वो 500 वॉट हो जाए। ठीक, हमें पता है बल्ब में पावर 500 वॉट होगी इफ वोल्टेज ऑन बल्ब इज 100 वोल्ट, लेकिन यहां से जो सप्लाई वोल्टेज है वो तो 200 वोल्ट है। ठीक, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे 100 वोल्ट और यहाँ पे भी 100 वोल्ट, टोटल 200 वोल्ट। ठीक, इन सीरीज वी नो करंट विल बी सेम, सो वी कैन से कि दोनों पे वोल्टेज जो है वो बराबर है, करंट भी सेम है। इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। रेजिस्टेंस एक्सटर्नल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, और बल्ब का रेजिस्टेंस जो उसकी रेटिंग, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज है वहां से हम बता सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू वोल्टेज रेटेड स्क्वायर अपॉन पावर रेटेड। वोल्टेज डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 20 ओम। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है सीरीज में जो कनेक्ट किया है वो भी 20 ओम का ही होना चाहिए। इन दिस क्वेश्चन वन सर्किट इज गिवन ना, कनेक्टेड विद एसी सप्लाई। हमें उसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वापस से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। टू 200 वोल्टेज सोर्स, इसका मतलब है जो सोर्स है उसका आरएमएस वोल्टेज 200 वोल्ट है। ठीक, और ओमेगा हमें गिवन है 100। ठीक, ये वाला रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, 50 ओम। सी की वैल्यू है 100 माइक्रोफेरेड और एल की वैल्यू है 0.5 हेनरी। ठीक, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एक्सी। एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 100 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, फिर फाइंड आउट करते हैं एक्सएल। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ये आ जाएगा हमारे पास 50 ओम्स। तो जो इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 50 ओम। लेट अस से इस ब्रांच में करंट I1 है और इस वाले ब्रांच में करंट I2 है। I1 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई एक्सी स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में टोटल इंपेडेंस या रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा एक्सी स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। ठीक, तो I1 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2 एम्पियर। ठीक, जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो करंट लीड्स बाय,
अब यहाँ पे जो है वो हमें एंगल चेक करना है, ठीक है, कि कितने एंगल से जो करंट है वो वोल्टेज को लीड कर रही है, ठीक। इसका मतलब फाई की वैल्यू 45, सो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं I2। I2 की वैल्यू होगी 200 डिवाइडेड बाय इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक्सएल स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू 50, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2√2 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे करंट लेग्स बाय एंगल फाइंड आउट करते हैं। tan फाई जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्सएल अपॉन आर 1, ठीक। दैट मीन्स फाई की वैल्यू 45, करंट लेग्स, करंट पीछे रह जाएगा कितने एंगल से, 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। तो I1 और I2 का जो फेजर सम होगा या वेक्टर सम होगा, ठीक, दैट विल बी इक्वल टू I, ठीक है। I1 तो इधर है और I2 इधर है, ये 45 डिग्री से लीड कर रहा है, ये 45 डिग्री से लैग कर रहा है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं एंगल और फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2 इज 90 डिग्री। सो I को हम लिख सकते हैं I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट 2 + 8 रूट 10 एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.1 एम्पियर, ठीक। जो गिवन ऑप्शंस है, ठीक है, वो ऑप्शंस देखते हैं ना। सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमारे जो करेक्ट कैलकुलेटेड आंसर है उससे काफी डिस्टेंस पे है। तो आइदर या तो ये क्वेश्चन जो है वो बोनस होगा, ठीक है, जेई ने इसका आंसर जो है वो 4.24 एम्पियर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 3.1 एम्पियर जो है वो 4.24 एम्पियर के क्लोजेस्ट है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस 3.1 से काफी ज्यादा दूर हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2 रिंग्स हैं, ठीक, और दोनों कोएक्सियल रिंग्स हैं और दोनों के सेंटर जो है वो s डिस्टेंस से सेपरेटेड है और दोनों का रेडियस सेम है a। एक रिंग पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे रिंग पे चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन देयर सेंटर्स। मान लो इस रिंग का सेंटर C1, इस रिंग का सेंटर C2, ठीक। तो पोटेंशियल C1, ठीक है, C1 जो पॉइंट है वहां पे एक तो इस रिंग की वजह से पोटेंशियल होगा, दूसरा सेकंड जो माइनस क्यू वाली रिंग है उसके एक्सेस पे पॉइंट है, ठीक है, उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो VC1 लिख लेते हैं पहले। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला डायरेक्टली प्लस K इंटू चार्ज माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक, ये आ गया VC1। सिमिलरली VC2, इसकी वजह से C2 पॉइंट पे KQ डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट माइनस प्लस K माइनस Q डिवाइडेड बाई A, ठीक। एंड वी हैव टू फाइंड डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे ऐसे लिख सकता हूं VC1 माइनस VC2। VC1 में से VC2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 2KQ अपॉन A, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो माइनस 2KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस S स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि
2, 4, 6 और 8 है ना, ये 4 रेजिस्टेंस अवेलेबल है और इन चारों को किसी तरह से कंबाइन करके हमें 46/3 का रेजिस्टेंस जो है वो बनाना है। ठीक, 46/3 को ऐसे लिख सकते हैं 42/3 प्लस 4/3। ठीक है, ऑल्दो कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता जिससे हमें पता चल जाए कि रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करना है सो दैट जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें रेजिस्टेंस जो है वो 14 प्लस 4/3 का बनाना है। ठीक, इसका मतलब टोटल वैल्यू जो है वो 14 से ज्यादा चाहिए। ठीक, अच्छा 14 से ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस बनाना है, इसका मतलब इन दोनों को तो सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ठीक, अच्छा इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दो तो डायरेक्टली 14 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर साथ में हमें चाहिए 4/3। 2 और 4 में अगर कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे 2 और 4 को कंबाइन करके हम 4/3 बना सकें, ठीक है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर दें, ठीक, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा 4/3 ओम और फिर हम 4/3 और 14 जो है इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो फिर जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2, 4 दोनों पैरेलल, 6, 8 दोनों सीरीज। ठीक है, अब देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 46/3 ओम्स। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कंबाइन करेंगे 2 and 4 are connected in parallel and resultant is connected with 6 and 8 in series so that equivalent will be equal to 46/3 ohms. In this question, now two vectors are given A and B. We have to find angle between vector A and resultant of A minus B. ठीक है, तो डायग्राम जो है उसमें क्लियरली एक्सप्लेन भी कर रखा है। वेक्टर A, वेक्टर B, ये वाला एंगल 120, जो A प्लस B होगा वो ये वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये वाला वेक्टर B वेक्टर है तो फिर ये माइनस B वेक्टर। ठीक, और ये वाला एंगल 60। तो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है R वेक्टर ना, हम ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करने पे आ रही है प्लस माइनस बी। तो ओवरऑल हम ऐसे लिख देंगे R इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, तो ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, हमें बीटा फाइंड आउट करना है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी। ठीक, ये वाला एंगल 60 है ना, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक, 10 बीटा, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में लिख रहे हैं 10 बीटा इज इक्वल टू अपोजिट वाली साइड जो है ये जो डॉटेड बना रखी है हमने, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इधर देखो दूसरा ट्राइंगल, ये वाला एंगल 60, ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ होगी b, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी b sin 60। ठीक है, 10 बीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक, तो हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये ओवरऑल लेंथ हमें पता है a, अगर ये वाली लेंथ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। ये जो लेंथ है राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाली लेंथ b, ये वाली लेंथ हमने कैलकुलेट की थी b sin 60, ये वाली लेंथ होगी b cos 60। ठीक है, तो रिमेनिंग लेंथ जो है वो आ जाएगी a माइनस b cos 60। ठीक, तो हम बता देंगे बीटा इक्वल टू
tan इनवर्स √3b अपॉन 2a माइनस b। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो कोई ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस जल्दी से फाइंड आउट कर लें। फोर्स होता है BI/L, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगा फोर्स अपॉन I इंटू L। फोर्स के डायमेंशंस M1 L1 T -2, करंट एम्पियर, लेंथ L1। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके डायमेंशंस हो जाएंगे M1 A -1 T -2। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए, उसे डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू M1 A -1 T -2 इंटू एरिया। एरिया हो जाएगा L2। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, जैसे B होता है μ0I अपॉन 2πr। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है उसके डायमेंशंस बता सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया, I और R के डायमेंशंस हमें नोन है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है उसके डायमेंशंस देखो B इंटू R। B के डायमेंशंस ये रहे, R होता है डिस्टेंस। ठीक, M1 A -1 इंटू T -2, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं लेंथ, तो इसके डायमेंशंस आ जाएंगे M1 L1 T -2 A -2। ठीक, और लास्ट हमारे पास मैग्नेटाइजेशन। ठीक, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू एरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक, तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं एम्पेयर लेंथ -1। ठीक है, तो अब हम जो है वो फाइनल आंसर बता सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आप अगर ऑप्शंस को देखो तो उसमें हमें पता चलता है कि अगर हमने फ्लक्स और B के डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए तो करेक्ट आंसर बताने के लिए हमें बाकी दोनों के डायमेंशंस फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो इस तरह से हैं। ठीक, या फिर इनके डायमेंशंस फाइंड आउट कर लें, है ना, साथ में मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन जो है वो पता चल जाए, तो भी हम लोग करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो ओवरऑल चारों क्वांटिटी के डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करना हमारे लिए नेसेसरी नहीं है गिवन क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। इस क्वेश्चन में 2 गैसेस का एक मिक्सचर है। ठीक है, इस मिक्सचर में 1 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल कार्बन है। ठीक है, वेसल का वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो गिवन है। वी हैव टू फाइंड प्रेशर इनसाइड द वेसल। ठीक, अब इंडिविजुअल गैस हो या मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी कैन ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, तो प्रेशर P, वॉल्यूम 4 into 10 to the power -3, नंबर ऑफ मोल्स 1 + 2 3, R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8.3, टेम्परेचर 400 केल्विन। तो यहां से
प्रेशर आ जाएगा 24.9 इंटू 10⁵ पास्कल। इस क्वेश्चन में 3 सब्सटेंस गिवन है, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड। जो एक्स सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, वाई का टेम्परेचर 20 और जेड का टेम्परेचर 30। तीनों का मास जो है वो इक्वल है। क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन गिवन है कि जब x और y को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस, जब y और z को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी फाइनल टेम्परेचर व्हेन वी मिक्स x एंड z? x और z को मिलाने पे जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं x प्लस वाई। जब x और y को मिक्स करेंगे तो हम बोल सकते हैं x जो है वो हीट गेन करेगा, y जो है वो हीट लूज करेगा, ठीक। तो हीट गेन बाय x इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय y ना। x उतनी ही हीट गेन करेगा जितनी y लूज करेगा, ठीक। तो देख लेते हैं m इंटू S1। इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको एज्यूम कर लेता हूं S1, y की S2 और z की S3, ठीक। m इंटू S1 इंटू डेल्टा T 16 पहुंच गया है इंटू 6 इक्वल टू y का मास भी सेम S2 4। यहां से हमारे पास आएगा S1 अपॉन S2 इक्वल टू 2/3। तो इस इंफॉर्मेशन से हमने x और y की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया है, ठीक। आगे देखते हैं y प्लस z। y और z को मिक्स करते हैं तो y जो है वो हीट गेन करेगा और z जो है वो हीट लूज करेगा। हीट गेन बाय y इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय z, ठीक है। तो y जो है वो कितनी हीट गेन करेगा, मास m, स्पेसिफिक हीट S2, टेम्परेचर चेंज 6, मास m S3 4। यहां से हम बता सकते हैं S2 अपॉन S3 विल बी इक्वल टू 2/3, ठीक। इसको बोल देते हैं फर्स्ट और इसको बोल देता हूं सेकेंड। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S1 अपॉन S3, S1 अपॉन S3 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/9, ठीक। अब x प्लस z इनको मिक्स करते हैं। जब x और z इन दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x हीट गेन करेगा, z हीट लूज करेगा। हीट गेन बाय x इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय z और अज्यूम कर लेते हैं फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, ठीक। m S1 डेल्टा T T माइनस 10, ठीक है। हीट गेन बाय x m S3, जो z है उसके लिए हीट लॉस 30 माइनस T। S1 अपॉन S3, S1 अपॉन S3 की वैल्यू है 4/9, (40 minus 40) इक्वल टू 270 minus 9T। 13T is equal to 310। इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 23.84 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटी के डिफरेंट पार्ट्स बनाएं और
किसी पार्ट में एयर, किसी में K1 और किसी में K2 स्ट्रेंथ का जो डाइलेक्ट्रिक है वो फिल किया है और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कैपेसिटर प्लेट्स हैं, प्लेट एरिया A, ठीक, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, ठीक। इतने वॉल्यूम में तो एयर है, जो बाकी रिमेनिंग हाफ वॉल्यूम है ना, एरिया A/2, आधा एरिया में एयर है, बाकी रिमेनिंग देखते हैं, हाफ में K1 और बाकी हाफ में K2। तो ये वाला डिस्टेंस D/2, ये वाला डिस्टेंस भी D/2, और हमें दोनों प्लेट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, इतने का कैपेसिटेंस एज्यूम कर लेता हूँ C1, इसको एज्यूम कर लेता हूँ C2 और इसको एज्यूम कर लेता हूँ C। ठीक, C की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया A/2 डिवाइडेड बाय D। ठीक, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 सेपरेशन D/2 इनटू K1, और C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। तो C1 जो है ये आ जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C2 जो है K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। अब देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो किस टाइप से बनेगा। ये दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो देख के हम बता सकते हैं C1 एंड C2 इन सीरीज। C1 एंड C2 इन सीरीज। C1 और C2 का जो कॉम्बिनेशन है वो C के साथ पैरेलल में। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक, C इक्विवेलेंट डैश, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 C2 K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जो C इक्विवेलेंट डैश है इसकी वैल्यू हो जाएगी K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, C1 डैश जो है वो C1 और C2 इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक, ये वाला जो रिजल्टेंट है इन पैरेलल विद C, जो C है उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल टू C इक्विवेलेंट डैश प्लस C इक्विवेलेंट K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, और सिलेंडर डेफिनेटली जो है वो सॉलिड रहा होगा। ठीक है, इस सिलेंडर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे, CD एक्सिस पे गिवन है, विच इज इक्वल टू 2.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, सिलेंडर का रेडियस R है और R की वैल्यू 0.2 मीटर है, 20 सेंटीमीटर। सिलेंडर की लेंथ L है और L की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर गिवन है। ठीक, और हमें इस सिलेंडर की जो मास डेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू mr² by 2 प्लस m
पहले तो ये वाला जो एक्सिस सिलेंडर का एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, ठीक, बिल्कुल डिस्क के जैसा होता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर ये वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से, जो इसका सेंटर है यहाँ से पास हो रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू है 2.7, एम जो है वो अननोन है, आर की वैल्यू 0.2 मीटर, ठीक, 0.04 डिवाइड बाई 2 प्लस एल लेंथ की वैल्यू 0.8 मीटर। यहां से हमारे पास आएगा m इक्वल टू 15 किलोग्राम, ठीक। तो सिलेंडर का जो मास है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। मास ऑफ सिलेंडर m को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक। मास 15, पाई 22/7, रेडियस 0.2 स्क्वायर, लेंथ 0.8 इंटू रो। यहां से हमारे पास रो की वैल्यू आएगी नियरली 149 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डेंसिटी के लिए आंसर। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक एरोप्लेन या बॉम्बर है जहां से एक बॉम्ब को ड्रॉप करते हैं, ठीक। तो हमें बताना है कि विद रेस्पेक्ट टू बॉम्बर जो बॉम्ब है उसका पाथ किस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो मान लो ऐसा एरोप्लेन है और यहां से बॉम्ब जो है उसे ड्रॉप करते हैं, और एरोप्लेन या बॉम्बर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर बाद में यहाँ पे, इस तरह से जो है वो चल रहा है। इसकी वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट है, ठीक। बॉम्ब जो है उसकी वेलोसिटी देखते हैं। क्योंकि हमने बॉम्ब को ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रेस्पेक्ट टू बॉम्बर विल बी 0, ठीक। इसका मतलब बॉम्ब की उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी की यहाँ पे एरोप्लेन या बॉम्बर की है, ठीक। और वर्टिकल डायरेक्शन में बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये x या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये y या वर्टिकल डायरेक्शन ना। बॉम्ब को ड्रॉप करने के बाद इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा g, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉम्ब विल कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो यहां से यहां पहुंचने में एरोप्लेन या बॉम्बर जो है उसे टाइम लगेगा x/v। बॉम्ब को देखते हैं। बॉम्ब जो है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो x डिस्टेंस कवर करने में उसे भी टाइम लगेगा x/v सेम टाइम, ठीक। तो बॉम्बर जो है वो जाएगा तो ऐसे पैराबोलिक पाथ पे, ठीक है। लेकिन यहां से जब यहां पे पहुंचेगा, देखो इतने टाइम के बाद बॉम्ब जो है वो यहां पे होगा डायरेक्टली बिलो दी प्लेन, और फिर डायरेक्टली बिलो दी प्लेन, इस तरह से, ठीक। तो x डायरेक्शन में नो रिलेटिव मोशन, x डायरेक्शन में इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। y डायरेक्शन रिलेटिव मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ रिलेटिव मोशन होगा। लेकिन जो बॉम्ब है वो हमेशा एरोप्लेन के डायरेक्टली वर्टिकली नीचे की तरफ रहेगा, ठीक। तो फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस बॉम्बर, ठीक है, द बॉम्ब विल अपीयर टू मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन टू प्रोडक्ट्स ना, A एंड B, ठीक है। A जो है वो B में डीके होता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, और B जो है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में डीके हो जाता है। तो जो सीक्वेंस है वो ऐसे लिख सकते हैं, A रेडियो एक्टिव, B जो है वो भी रेडियो एक्टिव। डीके कांस्टेंट ऑफ A इज लैम्डा, डीके कांस्टेंट ऑफ B इज आल्सो लैम्डा। क्वेश्चन में गिवन है
इनिशियली नंबर ऑफ बी इज ट्वाइस, सॉरी, नंबर ऑफ ए इज ट्वाइस नंबर ऑफ बी। तो एक काम करते हैं, बी का नंबर एन नॉट एज्यूम कर लेते हैं और ए का नंबर 2 एन नॉट। ठीक, अच्छा, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी एट टाइम 0। ठीक, तो ओवरऑल जो है वो हमें नंबर ऑफ बी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय एन नॉट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस बन रही है इस तरीके की, दिस इज नोन एज सीक्वेंशियल डीके। ए जो है वो बी में डीके हो रहा है और बी खुद रेडियो एक्टिव है तो वो सी में डीके हो रहा है। ठीक, तो बी जब सी में डीके होता है तो बी का नंबर डिक्रीज होता है, लेकिन बी प्रोड्यूस भी हो रहा है क्योंकि ए जो है वो डीके होके बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ बी इक्वल टू, ये चेंज है ड्यू टू डीके ऑफ बी, लेकिन साथ ही साथ बी जो है वो ए की वजह से प्रोड्यूस भी हो रहा है। ठीक, तो उसको ऐसे लिख दूं ना, दिस इज रेट ऑफ डीके ऑफ ए। जिस रेट से ए डीके हो रहा है सेम रेट से बी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए को हम इजीली लिख सकते हैं इनिशियल नंबर e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो उसको यहां पे यूज करते हैं। ये बन गई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके लिए वी रिक्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो यहां पे आ जाएगा e टू द पावर लैम्डा इंटू टी। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय LHS RHS दोनों को e टू द पावर लैम्डा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड को देखते हैं, लेफ्ट साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ ठीक, dt को शिफ्ट कर देते हैं उस डायरेक्शन में और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन d ठीक, 2 लैम्डा n नॉट, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन होगा एन बी ई टू द पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2 लैम्डा n नॉट इंटू टी। अभी यहाँ पे हमने जो है वो लिमिट्स यूज नहीं किए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स जो है उसको यूज करते हैं। ठीक, नंबर ऑफ बी, ये तो अपर लिमिट हो गई। जब टाइम t है तो नंबर ऑफ बी एन बी है। इनिशियली कितना था, इस तरह से ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 2 लैम्डा एन नॉट इंटू टी। नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल टू ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ बी जो है वो आ गया है और हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बी अपॉन एन नॉट, है ना, एन नॉट को इधर ले आते हैं क्योंकि हमें इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, अच्छा, ग्राफ की अगर हमें ओनली शेप बतानी हो, ठीक है, कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी शेप पॉसिबल है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि शुरुआत में रेट ऑफ डीके ऑफ बी जो है वो कम है,
लेमडा एन बी, शुरुआत में नंबर ऑफ बी एन नॉट, तो इस रेट से तो डिक्रीज हो रहा है और इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब ए जो है वो ज्यादा फास्ट डीके कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी इज मोर देन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बी। इसका मतलब है इनिशियली नंबर ऑफ बी जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक, और फिर कहीं पे मैक्सिमम पे पहुंचेगा और फिर वापस से डिक्रीज होने लगेगा, ठीक। लेकिन यहां पे जो ऑप्शंस हैं उनमें दो ग्राफ इस तरीके के हैं, ठीक है, और दोनों ग्राफ में जो है वो डिफरेंस जो पीक पॉइंट है, मैक्सिमा है, उसके टाइम का है, ठीक है। तो हमें जो है वो यहां पे इसे कंप्लीटली सॉल्व करके देखना होगा, ठीक। अब हम देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम कितने टाइम पे होगा। तो ये लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा डी बाई डी टी ऑफ नंबर, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, lambda और lambda कैंसिल, 2 minus 2 lambda t plus 1, यहां से हमारे पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा t इक्वल टू 1/2 लैम्डा, ठीक। दैट मीन्स जब टाइम की वैल्यू 1/2 लैम्डा होगा उस इंस्टेंट पे ये मैक्सिमम होगा, ठीक। तो अब हम क्लियरली बता सकते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। ऑल्दो ये क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे सॉल्व तो कर लिया, बट क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है। जनरली जेईई मेंस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे जब हमारे पास टाइम बचा हुआ होगा। इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो गिवन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स दैट कैन बी एक्सर्टेड ऑन ए इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो वेव इक्वेशन से हम बोल सकते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 800, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हो जाएगा E0 डिवाइडेड बाई C, ठीक। उसको लिख लेता हूं 800/C, ठीक। ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं हम सारी चीजें। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गिवन है वो है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करते हैं, उसको लिख लेते हैं C/10। फोर्स मैग्नेटिक ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक। फोर्स होता है Q V क्रॉस B। अब हमें तो फोर्स मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम के लिए लिख सकते हैं फोर्स मैक्स इक्वल टू चार्ज, अच्छा, फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन V एंड B आर परपेंडिकुलर, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, स्पीड C/10, मैग्नेटिक फील्ड 800 डिवाइडेड बाई C, 1.6 × 8, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन में दो एंटीना गिवन है, एक की हाइट 50 मीटर है और एक की हाइट 80 मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस हो सकता है बिटवीन बोथ द एंटीनास सो दैट डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो। मान लो इस तरह से अर्थ है, एक एंटीना यहाँ पे, दूसरा एंटीना यहाँ पे, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से अगर हो तो इसकी हाइट को मान लो h2 और इसकी हाइट h1, तो जो एंटीना जितने डिस्टेंस में कम्युनिकेट करता है ना, इसको बोल देता हूं D1 और इसको बोल देता हूं D2, ठीक। तो हमें तो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जितना हो सकता है सो दैट डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट में कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक। इसका मतलब एक टावर से जो सिग्नल सेंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए दूसरे टावर पे पहुंच जाए। अगर ये एंटीना इधर हो तो यहाँ वाले एंटीना से सिग्नल जो है वो डायरेक्टली
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। D1 की वैल्यू जो है वो होती है 2 रेडियस ऑफ अर्थ H1 रूट, जो D2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रेडियस ऑफ अर्थ H2, ठीक। जनरली जो एंटीना की हाइट होती है वो बहुत स्मॉल होती है कंपेयर टू D1 D2, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ अर्थ। तो डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा D1 प्लस D2 इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर प्लस 2 इंटू ठीक है। यहां पे हमने क्या किया है, हाइट अगर मीटर में रखी है तो फिर रेडियस की वैल्यू जो है उसको भी हम लोग मीटर में यूज कर रहे हैं, ठीक। इसे मैं लिख सकता हूं 32 प्लस ठीक। अच्छा, रूट टेन इज रफली इक्वल टू 3.1, सो 8 इंटू 3.1, ठीक। इसकी वैल्यू जो है वो स्लाइटली मोर देन 24 प्लस 32 56, तो हमारे पास जो है वो नियरली 56-57 किलोमीटर के अराउंड आंसर आना चाहिए। अब ऑप्शंस देखते हैं। गिवन ऑप्शन में एक ऑप्शन नियरली 45, एक 180, 57, 144, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि आंसर विल डेफिनेटली बी 57.28 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है वो एक्यूरेटली स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक पार्टिकल है वो एल लेंथ के थ्रेड या रोप जो है उससे अटैच्ड है, ठीक है, और पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है रेडियस की वैल्यू गिवन है r इक्वल टू एल बाई रूट 2, ठीक, और थ्रेड जो है उसकी लेंथ है l, ठीक। तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल विल बी 45, ठीक है। अब पार्टिकल का एफडी बनाते हैं, ठीक है। हमें पार्टिकल की स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस डायरेक्शन में पार्टिकल पे टी फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल 45, इस डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में बना देते हैं सूडो फोर्स mv स्क्वायर बाई r, ठीक। टी के कंपोनेंट्स बनाते हैं t बाई रूट 2, इस डायरेक्शन में t बाई रूट 2, तो हम लिख सकते हैं t बाई रूट 2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए t बाई रूट 2 इक्वल टू mg, और इसको डिवाइड कर दें ऐसे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इक्वल टू रूट आर जी, ठीक। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स एक मासलेस थ्रेड से कनेक्ट होके एक पुली के ऊपर से रखे हुए हैं, ठीक। इस तरफ मान लेते हैं m1 और m1 की वैल्यू है 3 kg, इस तरफ मान लेते हैं m2 और m2 की वैल्यू है 5 kg, ठीक है। तो हमें जो वायर है उसका मिनिमम रेडियस फाइंड आउट करना है, सो दैट वायर जो है वो ब्रेक नहीं हो, ठीक। और वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो गिवन है, ठीक है। सिग्मा जो है वो गिवन है 24/पाई इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो एक काम करते हैं, इस रोप में टेंशन फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू टेंशन अपॉन एरिया, ठीक। वहां से हमारे पास जो है वो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो वायर है ना उसे हम लोग नियरली मासलेस अज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज जो है वो टेंशन चेंज हो रही होगी, ठीक। तो टेंशन दोनों ब्लॉक ऐसे मूव कर रहे होंगे, ठीक। इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं m2g माइनस टी इक्वल टू m2a फर्स्ट। इस वाले ब्लॉक के लिए इस पे टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में,
टेंशन माइनस m1g इक्वल टू m1a। सेकेंड, दोनों इक्वेशन में अगर हम a को एलिमिनेट करें फ्रॉम 1 एंड 2, टेंशन की वैल्यू जो है वो आएगी 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, और उससे फिर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिग्मा 24/पाई इंटू 10⁻² इक्वल टू टेंशन 2m1 3 m2 5 g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो होगी टेंशन डिवाइडेड बाई, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो r जो है वो आएगा 0.125 मीटर, तो हम बता सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में एक टेबल, स्मूथ टेबल, और उस पे ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है, और यहाँ पे स्मूथ। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F सो दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन दी ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स जो है वो बिना रिलेटिव स्लिपिंग के साथ साथ मूव कर सके। जो M1 ब्लॉक है वो तो ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन मूव करेगा। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन फॉर विच बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विदाउट स्लिपिंग रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे F को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट के जैसे। तो F मैक्सिमम इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई a मैक्सिमम। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 15 न्यूटन। ठीक, तो 15 न्यूटन या उससे कम फोर्स जब तक अप्लाई करेंगे तब तो दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे। इफ दिस अप्लाइड फोर्स इज मोर देन 15 न्यूटन्स तो m1 का तो एक्सेलरेशन 5 ही रहेगा और m2 का एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा and there will be relative slipping between the blocks. In this question we have to find torque on a triangular frame of side 10 cm. वापस से करेंगे इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक 10 सेंटीमीटर साइड की ट्रायंगुलर फ्रेम गिवन है, लेट अस से a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.2 एम्पियर। ठीक, जा we have to find torque when plane of frame is parallel to magnetic field. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से ही है। तो अगर हम इस टाइम पे फ्रेम जो है उसका एरिया वेक्टर चेक करें या फिर मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन देखें तो वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, जो भी फ्रेम का प्लेन है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों के बीच में एंगल 90। टॉर्क होता है m क्रॉस b। ठीक, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो है 90। तो टॉर्क को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई b। मैग्नेटिक मोमेंट होता है फॉर एनी क्लोज लूप करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। करंट 0.2, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसकी साइड जो है वो है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड 20 मिली टेस्ला। टॉर्क जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। ठीक, तो हमें ये वाला आंसर ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, √3। इस क्वेश्चन में एक सोर्स और एक स्क्रीन। ठीक, जो स्क्रीन है उस पर लाइट की इंटेंसिटी आनी है
आई। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं ना, दो पोलराइड्स, दो पोलराइजर जो हैं वो बीच में प्लेस करते हैं। तो लेट अस से ये फर्स्ट पोलराइजर P1। ठीक, तो यहां से जब अनपोलराइज लाइट क्रॉस करेगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड पोलराइजर से पास होने के बाद जो स्क्रीन है वहां पे इंटेंसिटी हाफ होती है। ठीक है, पहले इंटेंसिटी आई थी और अब दोनों पोलराइजर P2 जो है वो रखने के बाद भी यहां पे इंटेंसिटी I/2। ठीक, जब लाइट फर्स्ट पोलराइजर को क्रॉस करेगी तो उसकी इंटेंसिटी I/2 हो जाएगी। इसका मतलब 100% जो लाइट है वो सेकंड पोलराइजर को क्रॉस कर रही है। ठीक, फर्स्ट पोलराइजर को क्रॉस करने के बाद जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है, ठीक है, वो 100% जो है वो पोलराइजर 2 से पास होना चाहिए। ठीक, यहां पे इंटेंसिटी I/2 और यहां पे भी इंटेंसिटी I/2। दैट मींस P1 और P2 जो है दे हैव पैरेलल पास एक्सेस। दोनों के जो पास एक्सेस हैं वो पैरेलल है, तभी तो ऐसा हो रहा है। यहां पे इंटेंसिटी I हाफ I/2, ठीक, P1 को क्रॉस कर रही है और P2 को भी 100% क्रॉस कर रही है। दैट मींस दोनों जो पोलराइजर हैं इनके पास एक्सिस पैरेलल है, सेम है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में है कि जो P2 है उसे रोटेट कर दिया हमने, लेट अस से बाय एंगल थीटा। तो जो स्क्रीन पे इंटेंसिटी है, स्क्रीन पे इंटेंसिटी इट बिकम्स 3/8 I आफ्टर रोटेटिंग P2 बाई थीटा। ठीक, तो थीटा से रोटेट कर दिया, वापस से यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से इंटेंसिटी आ रही है I, P1 से जो इंटेंसिटी पास होगी वो तो अभी भी I/2, लेकिन P2 का पास एक्सिस जो है वो अब P1 के पास एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ठीक, तो इंटेंसिटी पासिंग विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 3/8 I इक्वल टू I/2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स कॉस थीटा √3/2 और हम बता देंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो पोलराइजर P2 को हमने 30 डिग्री से रोटेट किया। इस क्वेश्चन में दो SHM गिवन है। फर्स्ट SHM की इक्वेशन है x1 इक्वल टू 5 sin 2πt प्लस π/4। सेकेंड SHM x2 is given as 5√2 sin 2πt प्लस cos 2πt। ठीक, हमें फाइंड आउट करना है सेकंड का एम्पलीट्यूड जो है वो फर्स्ट के एम्पलीट्यूड से कितने टाइम्स है। ठीक, तो x2 जो है उसको और लिख सकते हैं हम 5√2। ठीक, यहां पे देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन हो y इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं √2 साइन थीटा प्लस π/4। ठीक, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा √2 साइन 2πt प्लस π/4। जो सेकंड एक्सप्रेशन है SHM है उसकी इक्वेशन हो जाएगी 10 साइन। अब हम सेकंड जो SHM है उसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं कि A2 इक्वल टू 10 और A1 इक्वल टू 5। ठीक, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सेकंड का एम्पलीट्यूड फर्स्ट के एम्पलीट्यूड से डबल है। इस क्वेश्चन में एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड और जो जी का मेजरमेंट है दोनों में एरर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं t इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक, यहां से हमारे पास L इक्वल टू G t स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब G और T दोनों में एरर है, इसका मतलब है
जो लेंथ है उसके मेजरमेंट में भी एरर होगा। ठीक, अब लिखते हैं एनर्जी ई का एक्सप्रेशन। ठीक, एक सिंपल पेंडुलम उसे यहां से यहां तक लेके गए, है ना, स्मॉल एंगल थीटा से। तो मान लो इसकी लेंथ एल है, कितनी हाइट, ये वाली लेंथ हो जाएगी एल कॉस थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो जो इसका गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ, द सेम विल बी एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो एनर्जी को लिख सकते हैं एम जी एच, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, तो एनर्जी को लिख सकता हूं एम जी एल। ठीक, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो यहां पे साइन स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे थीटा बाई 2 का स्क्वायर। एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी थीटा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और लेंथ की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू एम जी थीटा स्क्वायर अपॉन 2। लेंथ जो है हो जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक, यहां से देखो एनर्जी इक्वल टू उसके बाद हम लिख सकते हैं एरर इन ई इक्वल टू, हमें यहाँ पे एम थीटा और 8 पाई स्क्वायर, इनमें कोई एरर नहीं है, एरर केवल जी और टी में है, तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा जी अपॉन जी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक, जी और टी दोनों की पावर 2 है। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी क्वेश्चन में गिवन है 4%, error in measurement of time period 3%. So error in measurement or estimation of energy of SHM will be 14%. इस क्वेश्चन में एक सर्किट में हमें जेनर डायोड पे पावर फाइंड आउट करना है। 24 वोल्ट का सेल है, 1 किलो ओम कनेक्टेड and load resistance of 5 किलो ओम। ठीक, जेनर डायोड गिवन है। ठीक, अच्छा, जेनर डायोड जो है वो रिवर्स वोल्टेज में, रिवर्स बायस में वर्क करता है एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जेनर डायोड विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 10 वोल्ट ही रहने वाली है। ठीक, दैट मींस इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी 10 वोल्ट होगा, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे डेल्टा V इक्वल टू 10 वोल्ट। दैट मीन्स ये जो ब्रांच है इसमें लोड करंट IL जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू लिख देंगे 10 डिवाइडेड बाई 5000, ठीक, एम्पियर। सो आई लोड विल बी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक, अब यहां पे देखते हैं, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट, सेल की EMF 24, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस 14 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे करंट I मान लेते हैं, I विल बी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 1000 एम्पियर, 0.014 एम्पियर। ठीक, इस करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 मिली एम्पियर। ठीक, अब आते हैं जेनर डायोड पे, यहां से करंट फ्लो कर रहा है 14 मिली एम्पियर, यहां पे करंट जा रहा है 2 मिली एम्पियर, दैट मींस IZ जेनर डायोड से जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू I माइनस IL, 14 12 मिली एम्पियर। So power on Zener diode is given by potential drop 10 into
करंट 12, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप वोल्ट्स में और करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में, दैट मींस यूनिट हमारे पास जूल आएगी लेकिन मिली जूल, इक्वल टू 120 मिली जूल्स, ठीक है। सो दिस विल बी पावर अक्रॉस जेनर डायोड। इस क्वेश्चन में एक साइक्लोट्रॉन में जो प्रोटॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय प्रोटॉन, ठीक है, टू द पॉइंट इट्स स्पीड बिकम्स 1/6 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो साइक्लोट्रॉन जो है वो उसमें कुछ इस तरह से वर्किंग होती है ना, दो सेमी सर्कुलर डी होती हैं, ठीक। अच्छा, इसके बीच में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते रहता है, ठीक। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, लेट अस से यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो v है, तो चार्ज पार्टिकल जो है उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जब वो इधर से उधर जा रहा होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक। तो वो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन यहां से उधर जाने में करेगा Q इंटू वी, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इस तरह से एडजस्ट करके रखते हैं सो दैट जब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पे पहुंचेगा उस टाइम पे इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा, इसका पोटेंशियल लो हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट, तो वापस से डेल्टा के गेन होगा Q इंटू वी, ठीक। तो एक रिवोल्यूशन में जो भी चार्ज पार्टिकल होगा वो दो बार जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल एनर्जी गेन करेगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा के 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2QV, ठीक है। Q इज चार्ज ऑफ पार्टिकल, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेमी सर्कुलर डीज, ठीक, जो यहां पे हमें 12 किलोवोल्ट गिवन है, ठीक। तो 1 रिवोल्यूशन में इतना हो रहा है। n रिवोल्यूशन में एनर्जी गेन विल बी इक्वल टू n इंटू 2QV। वी हैव टू फाइंड कि ये वाली एनर्जी जो है ये हाफ, ठीक, इस वाले काइनेटिक एनर्जी की जब पार्टिकल या प्रोटॉन जो है उसकी स्पीड c/6 हो जाए, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 6, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। ये V पोटेंशियल है, डिफरेंस 12,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 543 पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे जो है वो हमें इंटीजर पार्ट ही आंसर में बताना है, सो आवर आंसर विल बी 543, ठीक। इतने रेवोल्यूशन करने के बाद जो प्रोटॉन है उसकी एनर्जी या उसकी स्पीड जो है वो 1/6 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में दो वेव्स की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, ठीक। वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक। तो y1 जो है उसको तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं a1 की वैल्यू है 12 साइन kx माइनस kVt, और y2 5 साइन kx माइनस kVt प्लस kx0, ठीक। तो अब यहां से देख के हम बता सकते हैं डेल्टा फाई फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू kx0, ठीक है। सेकंड के फेज में से फर्स्ट के फेज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। k की वैल्यू गिवन है 6.28, ठीक। x0 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई सेवन पाई, ठीक। 7 पाई इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई,
तो फेज डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, दैट मीन्स destructive interference. ठीक, for destructive interference we can say amplitude of resultant equal to a1 minus a2. ठीक, 12 और 5 का डिफरेंस 7 mm. ठीक, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 7 mm आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर कॉइल वर्टिकल डायमीटर के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे कॉइल जो है वो ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो किसी भी टाइम पे फ्लक्स लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, ठीक, एक टर्न से फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा। ठीक, थीटा को हम बोल सकते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, सो फाई इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड डी फाई बाई डी टी। यहां पे जो है वो हमें ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसकी पीक वैल्यू। ठीक, तो उसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बी ए ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे गिवन है 20 नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला। अच्छा, एरिया रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम ऐसे लिख दें पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ओमेगा जो है वो यहाँ पे गिवन है 50 रेडियन पर सेकेंड। ईएमएफ इंड्यूस जो है वो नियरली 60.3। क्वेश्चन में हमें इसी फॉर्मेट में आंसर जो है वो बताना है कि 10⁻⁻2 को, है ना, इसका जो कोफिशिएंट है। ठीक, तो आंसर जो है वो हो जाएगा 60। इस क्वेश्चन में एक लेंस, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इस तरह से गिवन है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक, और ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो यहीं पे बन जाती है। दिस डिस्टेंस इज गिवन 12 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, तो ऑब्जेक्ट की इमेज ना ऑब्जेक्ट के साथ ही कोइंसाइड कर रही है। ठीक, ये कौन से केस में पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, एक तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है लेंस से वो इमेज ड्यू टू लेंस एट पोल ऑफ मिरर, जो मिरर का पोल है वहीं पे बन जाए। ठीक, तो यहां से लाइट रेज जाएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी और यहां पे पहुंच जाएंगी। ठीक, बट क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है कि जब इस मिरर को रिमूव कर देते हैं तो इमेज जो है वो यहां पे कहीं पे बनती है। ठीक, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ मिरर में जो इमेज है वो इधर बननी चाहिए। ठीक है, सो केस फर्स्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। केस 2 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 जब पॉसिबल होगा, जब यहां से लाइट रेज ऐसे जाएं और जो कन्वेक्स मिरर है इस मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस हो। परपेंडिकुलर इंसिडेंस मींस ये इसके सेंटर के डायरेक्शन में जा रही हो। ठीक है, इसके सेंटर के डायरेक्शन में जा रही हो, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस वहीं पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, और जब इसको रिमूव कर देंगे, मिरर को हटा देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इमेज यहीं पे बन जाएगी, सेंटर ऑफ मिरर। सो इमेज ड्यू टू लेंस is formed at
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, दैट मींस ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो अब हम बता सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों का डिस्टेंस 12 प्लस 8 प्लस 30 50 सेंटीमीटर।